Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008 in case of any feedback or in case you need any professional help in and around Delhi, you can call me in this particular number. So हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हमने तकरीबन ख़त्म कर लिया था। अब हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में एक अपेंडिक्स दिया है, हमारा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल चेकलिस्ट दी हुई है हमारे इंस्टीट्यूट ने, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एक बेसिकली उसको पढ़ने का इंटेंट ये है कि एक फ्रेमवर्क सा क्रिएट हो जाता है। कहीं पर भी आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चनर होगा, आप क्या होगे उस क्वेश्चनर के अनुसार ऑडिट करोगे। तो एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चनर दिया है हमारी स्टडी में कि भाई आप किसी कंपनी में जाओगे, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस में ऑडिट कर रहे हो तो किस तरीके से करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऑडिटर के रूप में जाते हो, या हम ये कहें कि आप एक टीम का पार्ट हो और आपको बोला जाता है यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस का ऑडिट करना है। यानी एक छोटा सा एरिया दे दिया यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस के ऑडिट का। आप एक टीम, बहुत बड़ी कंपनी में जाते हो, इन्फोसिस में जाते हो, विप्रो में जाते हो, जेनपैक्ट में जाते हो और आपको एक टीम के साथ जाते हो, एक छोटा सा एरिया दे दिया जाता है यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस चेक करने का। तो आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चनर दिया गया है। इलस्ट्रेटिव क्वेश्चनर एक हेल्प करता है हमारी सोच और समझ को एक फ्रेमवर्क में डालने का कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अगर आप किसी चीज़ का करोगे तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल में यूज़र आईडी आप चेक करोगे। तो वो कैसे करोगे, यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस देख रहे हो तो यूज़र के अकाउंट को देख रहे हो। यूज़र का अकाउंट जनरली लोगों को पता हो सकता है, लॉगिन आई यूज़र अकाउंट मतलब लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड किसी को पता नहीं होना चाहिए। यूज़र अकाउंट जनरली पता रहता है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है, जीमेल की आईडी है, जीमेल में मेरा ईमेल है csbarola@gmail.com, लेकिन मेरी पासवर्ड मुझे ही पता है, प्राइवेट की है वो मुझे ही पता है, पब्लिक की सबको पता है। तो यूज़र आईडी सबको पता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल में सबसे पहले तो आप ये देखोगे यूज़र आईडी कैसे क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक्टिव यूज़र है उसकी लिस्ट निकाल लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको निकालनी है, इधर उधर से नहीं निकालनी है। आप जाओगे ऑपरेटिंग सिस्टम में और फिर उसके बाद उसकी एक्सेस लिस्ट देखोगे, यूज़र आईडी जो अलाउड है उसका लॉग्स देखोगे और उसमें से जो यूज़र आईडी है वो निकालोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से निकालोगे। यानी कंप्यूटर में बैठकर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है उससे एक्टिव यूज़र की लिस्ट लोगे, एक्टिव यूज़र आईडी की लिस्ट लोगे, कहीं और से नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पर रियल चीज़ चल रही है, वहाँ पर थ्रेट है, उस पॉइंट पर थ्रेट है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर थ्रेट हो सकता है अगर किसी एक्स्ट्रा बंदे की यूज़र आईडी है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो आपने यूज़र आईडी ली, मालूम पड़ा 10 जनों की यूज़र आईडी वहाँ पर की लिस्ट आपको निकल गई। अब आप ये क्या करोगे कि आप ये देखोगे कि अप्रूव्ड रिक्वेस्ट फॉर्म्स होनी चाहिए। यानी कि जब ये यूज़र आईडी इशू हुई होगी तो कैसे इशू हुई, जब इशू हुई होगी तो एक स्पेसिफिक अप्रूवल होना चाहिए इन यूज़र आईडी को इशू करने के लिए। स्पेसिफिक अप्रूवल क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए डेटाबेस है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेटाबेस गया सब कुछ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम गया तो भी प्रॉब्लम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप डेटाबेस में घुसकर कुछ भी कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हाथ में आ गया तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो केवल स्पेसिफिक बंदों के पास वो आईडीज़ होनी चाहिए। तो वो आप स्पेसिफिक बंदों के लिए आईडी होने के लिए स्पेसिफिक तरीके से वो इशू होनी चाहिए। यानी कि एक कंसर्न मैनेजर होना चाहिए, उस कंसर्न मैनेजर का स्पेसिफिक अप्रूवल होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर ये यूज़र आईडी जो क्रिएट हो रही है उसमें स्पेसिफिक अप्रूवल होना चाहिए कंसर्न मैनेजर का, और वो होना चाहिए इन राइटिंग में, और एक रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए जो कि साइन होना चाहिए उसके मैनेजर के द्वारा और उस व्यक्ति के द्वारा जिसको आईडी दी गई है। यानी दोनों व्यक्तियों के साइन होने चाहिए और जितनी भी यूज़र आईडी है उसके लिए ऐसा रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए। अप्रूव्ड रिक्वेस्ट फॉर्म में यानी कि अप्रूव्ड रिक्वेस्ट फॉर्म्स आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़र आईडी
कि लिस्ट ली और अप्रूव्ड फॉर्म्स देखने लगे। अप्रूव्ड फॉर्म्स में उसके मैनेजर के सिग्नेचर्स देखने लगे और आपने उस यूज़र के देखने लगे, उस यूज़र के सिग्नेचर्स हैं कि नहीं देखने लगे। अगर हैं तो ठीक है, इसका मतलब यूज़र आईडी क्रिएट करने के राइट्स थे। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसी अप्रूव्ड फॉर्म में यूज़र की प्रोफाइल भी होगी, वो भी चेक करोगे। यूज़र की प्रोफाइल क्या होगी? एम्प्लॉय नेम होगा। अगर यूज़र की आईडी होगी तो एम्प्लॉय नेम वहाँ पर होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए, एम्प्लॉय कोड जो होता है वो होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। किस दिन ज्वाइन किया इसने, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मालूम पड़ा बंदा छोड़ के चला गया और अभी भी यूज़र आईडी उसमें है या उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले से यूज़र आईडी बनी है, तो फिर प्रॉब्लम है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग सब होनी चाहिए। तो यूज़र आईडी का नेम भी होना चाहिए, जो लॉगिन नेम है, अलॉटेड नेम भी होना चाहिए। फिर डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूज़र आईडी होनी चाहिए, डेट ऑफ डिलीशन ऑफ यूज़र आईडी होनी चाहिए, किस दिन डेट क्रिएट की गई और किस दिन डिलीट की गई। और ये हम इससे मैच करेंगे कि किस दिन एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आया और किस दिन एम्प्लॉय छोड़ा। जब छोड़ा उसके बाद तो यूज़र आईडी डिलीट होनी ही चाहिए, लेकिन आया तो ज़रूरी नहीं है यूज़र आईडी उस दिन क्रिएट होगी। हो सकता है कुछ समय बाद क्रिएट हो, बीच में क्रिएट हो, डिलीट हुई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उस बीच, उस ज्वाइनिंग और लीविंग के पीरियड के बीच की आईडी होगी, ये हम क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलरली वही सिग्नेचर वगैरह आप चेक करोगे और उसके बाद आप देखोगे अगर कोई रजिस्टर है, इसका पर्टिकुलर रजिस्टर मेंटेन किया गया है तो वेल एंड गुड, उस रजिस्टर को चेक कर लोगे। सारी एंट्री होनी चाहिए रजिस्टर की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैंने बोली? मैंने ये बोली कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप एक्टिव यूज़र आईडी लिस्ट निकालोगे, लिस्ट ऑफ एक्टिव यूज़र आईडी ऑपरेटिंग सिस्टम से निकालोगे। उसके बाद क्या है कि यूज़र आईडी कैसे होनी चाहिए? यूज़र आईडी पर्सनल नेम पर होनी चाहिए जनरली। आदमी से आइडेंटिफाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनी में क्या होता है कि जैसे मेरा नाम चंद्रशेखर बरोला है, चंद्रा डॉट बरोला हो जाएगा, या पहले अगर चंद्रशेखर है तो CSBAROL हो जाएगा, या अगर मालूम पड़ा अमिताभ बच्चन है, ए बच्चन हो जाएगी उसकी, या अमिताभ डॉट बच्चन हो जाएगा। इस टाइप से यूज़र आईडी का नॉमेनक्लेचर होगा और नेम के अनुसार होना चाहिए। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, रिजर्व्ड यूज़र अकाउंट्स होते हैं। रिजर्व्ड यूज़र अकाउंट्स जो क्रिएट किए गए इंटरनल यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या RDBMS के लिए या एप्लीकेशन सिस्टम के लिए, वो परपेचुअल माने जाते हैं। क्योंकि उसको परपेचुअल रखने का कारण क्या है कि अगर हम पुराने लॉग्स भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे नई यूज़र आईडी उसके भी लॉग्स में किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार हम परपेचुअल रखना चाहते हैं किसी आईडी को। तो रिजर्व यूज़र अकाउंट अगर हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है नेम हो, लेकिन बाकी सारी यूज़र आइडेंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? यूज़र के पर्सनल नेम के से मैच होनी चाहिए। कुछ ना कुछ पर्सनल नेम आइडेंटिफाई होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। तो जितने भी जेनरिक यूज़र अकाउंट्स हैं जो कि किसी यूज़र को किसी को भी यूज़र को भी अलॉट नहीं हो सकते। मालूम पड़ा जेनरिक यूज़र अकाउंट्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल यूज़र को हमें अलॉट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज कोई जनरल सा नेम हो, एंड है, जैसे end@ फला फला, अगर मैं अपना बनाना चाहूँ end@gmail.com, तो एंड एक जेनरिक नेम है, मतलब वो अलाउड नहीं होना चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नाम के साथ आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। और एक्सेप्शन क्या है? रिजर्व्ड यूज़र अकाउंट है। उसके बाद ये होना चाहिए कि अगर मान लें सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़र आईडी है, तो उसमें वही सिक्योरिटी होनी चाहिए जो सुपर यूज़र रूट या रूट यूज़र आईडी है। कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूज़र आईडीज़ हैं वो बहुत सिक्योर की रखी जाती हैं। जो हम जैसे हमने पहले सेशन में बोला, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र आईडी में भी सिक्योरिटी उन्हीं के बराबर होनी चाहिए। और इसके लिए एक मैनेजमेंट गाइडलाइंस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट गाइडलाइन नहीं है तो सीधे क्वालिफाई कर लीजिए कि ये
क्या परमिसिबिलिटी का स्टैंडर्ड क्या है, कि इसको परमिट करने का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से आप परमिट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे इनसेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम या इनकी यूज़र आईडी रखी जाएगी। तो इसके लिए मैनेजमेंट गाइडलाइंस होनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि यूज़र आईडी शिप की जाती है आपके पास, यानी अगर आपके पास, आपने देखा विंडो प्रोग्राम भेजा जाता है तो उसमें एक पासवर्ड होता है आपके पास। तो वो पासवर्ड को हम ये कह सकते हैं कि और जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो जनरली पासवर्ड हम नॉर्मली, अगर हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, उस पासवर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जनरली हमारे पास वो पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड चेंज हम नहीं करते, अपने पास रखे रहते हैं, और जब भी हमारी ज़रूरत होती है रीइंस्टॉलेशन की, हम वही पासवर्ड फिर से यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर एक कंपनी है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो जो डिफ़ॉल्ट वेंडर अकाउंट पासवर्ड है वो डिसेबल किया है कि नहीं किया है। और अब बाय द वे, अगर किसी अपग्रेड या किसी इंस्टॉलेशन या कोई के लिए सेपरेट पासवर्ड्स आते हैं तो वो उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा कि भाई हर अपग्रेड या इंस्टॉलेशन के बाद जो पासवर्ड सप्लाई हुआ है इन इंस्टॉलेशन और अपग्रेड, आजकल तो वैसे नेट के थ्रू इंस्टॉलेशंस अपग्रेड्स आ जाते हैं, लेकिन अगर बाय द वे कोई आपके पास सेपरेट इंस्टॉलेशन या अपग्रेड्स आते हैं, सेपरेट सीडी आती है, तो उसमें पासवर्ड वगैरह आता है, कोई की होती है, तो की आपने यूज़ की और उसके बाद वो डिसेबल की हुई कि नहीं हुई, तो ये पर्टिकुलरली चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, हमें ये चेक करनी पड़ेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आईडी कैसे इशू हो रही है, उसका अप्रूवल है कि नहीं है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की आईडी लिस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की आईडी स्पेसिफिक अप्रूवल है कि नहीं है। अगर स्पेसिफिक अप्रूवल है तो रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, रिक्वेस्ट फॉर्म होगा तो आपके मैनेजर और आपका सिग्नेचर्स होगा उसमें, अगर आपकी आईडी है, यूज़र आईडी है, और सारी यूज़र आईडी फिर आप इसी तरीके से चेक करेंगे, और बाकी सारी यूज़र डिटेल्स भी आपकी लिखी होंगी। उसके बाद जेनरिक नेम आपको यूज़ नहीं करना है, स्पेसिफिक नेम यूज़ करने हैं। और रिजर्व्ड यूज़र अकाउंट की बात अलग है, रिजर्व्ड यूज़र अकाउंट में स्पेसिफिक नेम रखने की ज़रूरत नहीं। मान लिया एडमिनिस्ट्रेटर है, आईटी का हेड है, तो आईटी हेड करके लॉगिन नेम हो सकता है। मान लिया सपोज इंटरनल यूज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, एप्लीकेशन सिस्टम्स हैं, इनको ना देखा जाए। तो आप ये देखोगे कि उसके अलावा आप ये भी देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका और सुपर यूज़र जो है उसके सिक्योरिटी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आप ये देखोगे कि यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, सारी की सारी। ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि प्रिविलेज्ड अकाउंट को आप देख सकते हो। प्रिविलेज्ड अकाउंट में आप ये देख सकते हो कि प्रिविलेज्ड अकाउंट के लोगों को ही एक्सेस राइट्स हैं, ज़रूरत से ज़्यादा राइट्स हैं जो होनी चाहिए। किसी और ग्रुप को हायर राइट्स तो नहीं है प्रिविलेज ग्रुप से। प्रिविलेज ग्रुप के बारे में मैंने पहले ही बताया, प्रिविलेज ग्रुप वो ग्रुप होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स लिए हुए होता है, कुछ भी कर सकता है सिस्टम में। तो जो उसको भी हमें, जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है उसको भी हमें, जैसे मैंने पहले सेशन में बोला कि उसकी भी लिस्ट ऑफ एक्टिव यूज़र्स होंगे, और जनरल यूज़र उस ग्रुप के मेंबर्स नहीं होंगे, और इनके हायर प्रिविलेजेस होंगे, और हमें देखना पड़ेगा इन्हीं के पास हायर प्रिविलेजेस हैं और किसी और के पास है तो नहीं है। दूसरा, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में क्वेश्चनर हमारी स्टडी देती है। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में हमारी स्टडी ये बोलती है कि अगर मान लिया सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कमांड प्रॉम्प्ट डिसेबल होनी चाहिए जनरल यूज़र के लिए। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट जो होती है हायर कमांड होती है। कॉमनली जो, अगर आप विंडो स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में कभी कभी आपने देखा एक ब्लैक सा कुछ आ जाता है और वहाँ पर एक कुछ ब्लिंक कर रहा होता है, या MS-DOS में अगर आप देखोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ही खुलती है। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो होती है वो एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप
ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर। तो कमांड प्रॉम्प्ट जनरल यूज़र के लिए डिसेबल होनी चाहिए, यानी जनरल यूज़र कमांड प्रॉम्प्ट उसके लिए ओपन नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके एक्सेस ही नहीं होनी चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट की, क्योंकि अगर उसको एक्सेस हो गई कमांड प्रॉम्प्ट की तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने लगेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटेड रिलेटेड एक्टिविटी के लिए कुछ मेनू बेस्ड यूटिलिटी दे दी जाती है किसी यूज़र आईडी को, जो कि प्रिविलेज्ड है, लेकिन उसे कमांड प्रॉम्प्ट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए ये देख लेना चाहिए। और उसको मेनू बेस्ड यूटिलिटी इसीलिए असाइन की गई क्योंकि जनरली उसे कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल नहीं करानी है। तो ये देख लेना चाहिए कि वो उसकी यूज़र आईडी लॉगिन सिक्योरिटी को के प्रिविलेजेस को बाईपास ना कर पाए और वो कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस ना करे, उसको कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस नहीं हो। मान लीजिए बड़ा एक आईटी में है, आईटी में आपने 2 लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल है और एक बंदा है जो आप चाहते हो कि कुछ काम एक्स्ट्रा काम कर ले, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर ले, और वहाँ पर क्या है मीनू बेस्ड यूटिलिटीज़ हैं, कुछ मीनू है आपकी, उसमें जाकर वो कुछ काम कर सके और उसकी यूज़र आईटी को ये राइट्स असाइंड है। लेकिन यहाँ में ये देखना पड़ेगा कि उसको कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस हुआ प्रॉब्लम हो गई, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक हो गए, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ज़्यादा हो गए। उसके बाद यह है कि आपको ये भी देखना होगा कि अगर मान लिया सपोज आपके रिलेटेड कोई लॉगिन पैरामीटर्स हैं तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई फाइल आपके पर्टेनिंग आपके लॉगिन पैरामीटर्स दे रही है तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आपके लॉगिन पैरामीटर्स हैं, आप ही मॉडिफाई करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके लॉगिन पैरामीटर्स आपको क्या क्या राइट्स देने चाहिए, आपकी आईडी आपको क्या क्या राइट्स देने चाहिए, उसको मॉडिफिकेशन के राइट्स आपके पास नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टम एक्टिविटी लॉग फाइल जो है उसमें कोई मॉडिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए, किसी के पास राइट नहीं होना चाहिए। यानी कि सिस्टम एक्टिविटी लॉग फाइल बर्न हो जानी चाहिए। बर्न मतलब अगर मान लिया सपोज कोई जहाँ पर वो रिकॉर्ड हो रही है एक बार रिकॉर्ड हो जाए तो चेंज नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की वोटिंग मशीन्स हैं, अगर आपने एक बार बटन दबा दिया तो आपका वोट रजिस्टर हो गया, फिर वो वोट चेंज नहीं हो सकता, बर्न हो जाता है। तो इसी तरीके से सिस्टम लॉग एक्टिविटी फाइल मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई एक्सेस राइट सिस्टम फाइल्स के हैं और दूसरी फाइल्स के हैं अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड यूज़र को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। केवल अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड यूज़र को मिलने चाहिए और नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस में मिलने चाहिए। यानी कि अगर सिस्टम फाइल्स हैं, एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स हैं, एप्लीकेशन डेटा फाइल्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, एप्लीकेशन पैरामीटर फाइल्स हैं, यानी पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो, सिस्टम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइजेशन फाइल्स हैं, और उसमें क्या है कि आप रीड राइट एग्जीक्यूट मॉडिफाई ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है, नहीं हो सकती है, ऐसा इसके कॉन्फ़िगरेशन के राइट्स हैं। मालूम पड़ा कि आप टैली में मालूम पड़ा आपके पास कॉन्फ़िगरेशन राइट्स होते हैं कि कौन आदमी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो ये केवल अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड होनी चाहिए। अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड मतलब नीड टू नो बेसिस पर होनी चाहिए, जिसको जानना है उसी को पता होना चाहिए, जिसको अवेलेबल होनी चाहिए उसी को अवेलेबल होनी चाहिए। अगर कोई किसी को एंट्री के राइट्स हैं उसको एंट्री के राइट्स मिलने चाहिए, अगर मॉडिफाई के राइट्स हैं मॉडिफाई के राइट्स मिलने चाहिए, किसी को देखने के राइट्स हैं उसको देखने के राइट्स मिलने चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक लिस्ट मांगनी पड़ेगी और वो है वर्ड राइटेबल डायरेक्टरी या फोल्डर्स की। कहने का मतलब ये है इन डायरेक्टरी या फोल्डर्स में कोई भी आदमी चेंज कर सकता है, लिख सकता है। तो ऐसी डायरेक्टरीज जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना डेटा रख सकता है, वर्ड राइटेबल डायरेक्टरीज, WORLD, पूरी दुनिया भर का राइटेबल डायरेक्टरीज फोल्डर्स, यानी कि ये एक्सेसिबल होती हैं सारे यूज़र को।
ऐसी डायरेक्टरीज। तो एग्जामिनेशन में वर्ड राइटेबल डायरेक्टरीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। वर्ड मतलब दुनिया राइटेबल डायरेक्टरीज। तो ये कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है और ये मैनेजमेंट गाइडलाइंस के द्वारा बननी चाहिए। इसके आप मैनेजमेंट गाइडलाइंस मांग लो कि किस गाइडलाइंस की वजह से ये के बेसिस पर, किस पॉलिसी के बेसिस पर ये बनी है। फिर आप एक्सेस राइट्स सेटिंग देख सकते हो होम डायरेक्टरीज की। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है, हमने क्या किया कि सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट डिसेबल होनी चाहिए। मीनू बेस्ड, अगर मान लिया सपोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटी के लिए किसी को मीनू बेस्ड यूटिलिटी असाइन की गई है तो उसको कमांड प्रॉम्प्ट का अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके अगर लॉगिन पैरामीटर्स हैं तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लॉगिन पैरामीटर्स हैं। आप लॉगिन करोगे, आपके लॉगिन राइट्स उसमें हैं, तो आपको राइट्स दिए गए हैं। आप अपने राइट्स मॉडिफाई कर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सिस्टम एक्टिविटी लॉग्स में तो आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद एक्सेस राइट्स आप देखोगे सही आदमी को दिए, नीड टू नो बेसिस में दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, देखोगे मतलब अलकायदा प्रिंसिपल या आर्मी प्रिंसिपल जो भी है कि जिसको जो जानना है उतना ही जानकारी हो, जिसको जो करने का राइट हो उतना ही हो। ये इस थ्योरी के अनुसार राइट्स दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, एक्सेस राइट्स, लिमिटेड एक्सेस राइट्स दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। उसके बाद वर्ड राइटेबल डायरेक्टरीज ऑथराइज की गई है कि नहीं की गई है। लास्ट में क्या होम डायरेक्टरीज हैं, तो आप ये देखोगे कि भाई होम डायरेक्टरी जिसकी है, होम डायरेक्टरी का मतलब क्या है, होम डायरेक्टरीज का मतलब ये है कि अगर मेरी डायरेक्टरी है और तो मेरे द्वारा ओन की गई है तो मैं ही उसे देख सकता हूँ, कोई और नहीं देख सकता है। भाई मैं कहीं मेरी एक पर्टिकुलर पर्सनल उसको डायरेक्टरीज आप कह सकते हो। अगर मेरी यूज़र आईडी है तो, अगर मेरी एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी है तो मेरी एक होम डायरेक्टरी है। मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसका एक्चुअल यूज़र हूँ और वो मैं ही देख सकता हूँ और मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये चेकलिस्ट है आपकी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की। थैंक्स।